Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the fifth old theory of wages that is known with the name of surplus value theory of wages. ऐसे प्रीवियस लेक्चर में हमने ओल्ड थ्योरी ऑफ वेजेस की कैटेगरी में चार थ्योरीज को डिस्कस किया था। सब्सिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, वेज फंड थ्योरी ऑफ वेजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस एंड रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। ये चार थ्योरीज हमने डिस्कस की थी अभी तक के लेक्चर में इन रिलेशन टू द लेबर और वेजेस। वेजेस के रिलेशन में हम आज के लेक्चर में फिफ्थ थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसे हम सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस के नाम से जानते हैं। ये जो थ्योरी थी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने इस पर्टिकुलर थ्योरी को propound किया था। उन्होंने इसके रिगार्डिंग अपने व्यूज प्रोवाइड किए थे। क्या कहा था उन्होंने? लाइक अदर आर्टिकल्स, लेबर इज ऑल्सो एन आर्टिकल विच कुड बी परचेज्ड ऑन पेमेंट ऑफ इट्स प्राइस एंड दिस इज द वेजेस। यानी कि इन्होंने कहा कि जैसे कि हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं उनकी यूटिलिटी के बेसिस पर, उनकी यूजफुलनेस के बेसिस पर, इसी तरह से इन्होंने लेबर को एक आर्टिकल से कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि जो लेबर है वो एक आर्टिकल होता है जिसको परचेज किया जा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ इट्स प्राइस, यानी कि इसका प्राइस पे करके इसको परचेज किया जाता है और इस प्राइस को हम वेजेस के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्होंने लेबर को आर्टिकल से कंपेयर किया और इन्होंने कहा कि ये जो पेमेंट होता है, दिस पेमेंट is at subsistence level which is less than in proportion to time labor takes to produce items। यानी कि subsistence level पर इस पर्टिकुलर प्राइस को यानी कि वेजेस को प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्या होता है? ये कम होता है। किससे कम होता है ना? इट इज लेस देन द प्रोपोर्शन जो टाइम लेबर आइटम्स को प्रोड्यूस करने में लेती है या देती है, उस पर्टिकुलर टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो वेजेस होते हैं वो कम रहते हैं, जिसे हम सब्सिस्टेंस लेवल का नाम देते हैं। और इसका मतलब जो सरप्लस है वो सरप्लस कहाँ गया? वो सरप्लस ऑनर के पास चला जाता है, क्योंकि जो लेबर है उसने तो जो टाइम दिया आइटम्स को प्रोड्यूस करने में और उसके अकॉर्डिंग उसको जो वेजेस प्रोवाइड किए गए वो वेजेस उसके कंपैरिजन में कम होते हैं, क्योंकि वो वेजेस उसके सब्सिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग पे किए जाते हैं। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है जिसे हम सरप्लस का नाम देंगे वो सरप्लस ऑनर के पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट। तो इसी वजह से हम इस थ्योरी को सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स ज़्यादातर क्या करते थे? ये लेबर के फेवर में अपना एडवोकेसी को फॉलो करते थे, यानी कि ये ज़्यादातर लेबर के फेवर में ही रहते थे और उसके अकॉर्डिंग अपने थ्योरीज को propound करते थे। तो इन्होंने ये पर्टिकुलर व्यू प्रोवाइड किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जो सरप्लस बचता है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑनर के पास चला जाता है जो उन सर्विसेज को हायर करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, सिक्स्थ थ्योरी ऑफ वेजेस। दिस इज नोन एज द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस। बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस का मतलब क्या है और किसने इसको प्रोवाइड किया था, पहले हम बात करेंगे। कहती क्या है ये थ्योरी? दिस थ्योरी होल्ड्स दैट वेजेस, आवर्स एंड वर्किंग कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होता है एक्चुअली किसके बीच में? जो ऑनर है और जो लेबर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वेजेस, आवर्स और वर्किंग कंडीशंस को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टीज। जिसकी जितनी बार्गेनिंग होती है, क्योंकि दो पार्टीज है, एक है फर्म और दूसरी है लेबर, तो फर्म और लेबर के बीच में बार्गेनिंग को फोकस किया जाता है और इस बार्गेनिंग के बेसिस पर एक एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें वेजेस, आवर्स और वर्किंग कंडीशंस को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जाता है। इसी वजह से क्योंकि बार्गेनिंग के बेसिस पर वेजेस को डिटरमाइन किया रहा है, हम इस थ्योरी को बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस के नाम से जानते हैं। एक्चुअली है क्या कि ये जो थ्योरी थी उसको स्मिथ के द्वारा सजेस्ट किया गया था और इन्होंने ये नोट किया, जब सजेस्ट किया था इन्होंने, तो इन्होंने एक नोट किया था कि इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं
उनकी जो बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है वो एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय की डिमांड को अपोज करने के लिए बेटर पोजीशन में थे और अपनी कंडीशंस पर जो एम्प्लॉयज़ थे उनको रख सकते थे अपनी कंडीशंस पर जॉब में। तो इसी वजह से उन्होंने एम्प्लॉयर की स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर को देखते हुए इस थ्योरी को प्रपाउंड किया था। ओके, आफ्टर दिस पर्टिकुलर आइडिया वाज फर्दर डेवलप्ड बाय जॉन डेविडसन। स्मिथ ने जब ये पर्टिकुलर प्रपोजल दिया तो इस प्रपोजल के बाद इस आइडिया को जॉन डेविडसन ने फर्दर डेवलप किया और फर्दर डेवलप करने के बाद उन्होंने अपना एक व्यू प्रोवाइड किया, एक प्रपोजल दिया इस थ्योरी रिगार्डिंग। और क्या कहा इन्होंने? डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूमरस इन्फ्लुएंसेस दैट इंटरेक्ट टू एस्टेब्लिश द रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टीज। इन्होंने पार्टीज की बार्गेनिंग स्ट्रेंथ के रिलेशन में अपने व्यूज़ को प्रोवाइड किया। इन्होंने क्या कहा कि जब वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है तो इसके पीछे एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है और इन नंबर ऑफ फैक्टर्स के इंटरेक्शन के बेसिस पर जो रिलेटिव पार्टीज हैं उनकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए ही वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि इनके अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉयर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तब तो कम प्राइजेस यानी कि कम वेजेस पे किए जाएंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉइज़ या लेबर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो उस केस में ज़्यादा वेजेस को पे किया जाना चाहिए। ये कहना था जॉन डेविडसन का। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस थ्योरी का आर्ग्यूमेंट है वो ये कहता है कि यहाँ एक पर्टिकुलर रेट नहीं होता है बल्कि रेट्स की एक रेंज होती है और उनमें से कोई भी साइमल्टेनियस वे में एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि ये बार्गेनिंग पार्टीज की बार्गेनिंग स्टैंड पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ दो लिमिट तो जरूर होंगी, एक तो अपर लिमिट होगी और एक होगी लोअर लिमिट। अगर हम अपर लिमिट की बात करेंगे तो जो अपर लिमिट ऑफ रेंज है वो रिप्रेजेंट करेगी उस पर्टिकुलर रेट को जिससे ज़्यादा जो एम्प्लॉयर है वो सर्टेन वर्कर्स को हायर करना पसंद नहीं करेगा या हायर करने से रिफ्यूज कर देगा। दिस पर्टिकुलर रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे इस अपर लिमिट ऑफ रेंज को? प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स क्या है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन क्या है, इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है, बिजनेस कंडीशंस की फ्यूचर एस्टिमेट्स क्या है एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, अपर लिमिट को सेट करेगा और उस अपर लिमिट से ज़्यादा वर्कर्स को हायर करने से रिफ्यूज कर देगा। तो यहाँ तो आपकी अपर लिमिट सेट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयर डिसीजन। लेकिन जो लोअर लिमिट होती है इट इज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉइज एंड दिस लोअर लिमिट ऑफ द रेंज डिफाइंस द रेट बिलो विच द वर्कर्स विल नॉट ऑफर देयर सर्विसेज। यानी कि ये वो रेट होगा जिससे नीचे जो वर्कर्स हैं वो काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। इससे कम अगर उन्हें वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये अपनी सर्विसेज को किसी भी कीमत पर एम्प्लॉयर को ऑफर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस रेंज की लोअर लिमिट को डिसाइड कर लेते हैं। अब ये जो रेट है लोअर लिमिट वो किस पर डिपेंड करता है, इसके पीछे भी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मिनिमम वेज लेजिस्लेशंस क्या है, यानी कि मिनिमम वेजेस के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप किया गया है। तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो, वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए को लेकर अप्रेजल क्या है, और जो अदर्स लेबर को वेजेस पे किए जा रहे हैं वो कितने वेजेस पे किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग उनकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि मिनिमम रेट्स या मिनिमम प्राइजेस या मिनिमम लिमिट रेंज की क्या रहेगी। अब क्या होगा, अब बार्गेनिंग चलेगी और बार्गेनिंग के बेसिस पर इन हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो डिफरेंट रेट्स अवेलेबल रहेंगे कोई भी एक पर्टिकुलर रेट सेट हो जाएगा और वो रेट वेजेस के फॉर्म में लेबर को प्रोवाइड किया जाएगा।
जैसा कि मैंने बताया था, इसको मैं फाइनली और बता देता हूं कि अगर एम्प्लॉयर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो उस केस में वो कम वेजेस को प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो लोअर रेंज या लोअर लिमिट से नीचे नहीं जा सकेंगे। और अगर एम्प्लॉइज की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो हायर वेजेस पे करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर को, लेकिन इसकी जो लिमिट होगी वो हायर लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से लेबर के वेजेस को इस थ्योरी के बेसिस पर डिसाइड कर लिया जाता है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट थ्योरी ऑफ द ओल्ड थ्योरी ऑफ वेजेस। दिस इज नोन एज द बिहेवियरल थ्योरीज। डिफरेंट टाइप के बिहेवियरल साइंटिस्ट थे, सेवरल बिहेवियर साइंटिस्ट जैसे कि मार्क एंड सिमोन, रॉबर्ट ड्यूबिन, इडियट जैक्स। ये डिफरेंट बिहेवियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेज डिटर्मिनेशन के लिए अपनी रिसर्च को फॉलो किया और उसके रिगार्डिंग अपने व्यूज़ को प्रेजेंट किया। तो इनके जो डिफरेंट व्यूज़ थे उनको हमने कंबाइन कर यहाँ पर एक बिहेवियरल थ्योरीज को डेवलप किया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, देयर आर वेरियस फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉइज कंसर्न फॉर द वर्कर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियंस, साइज एंड प्रेस्टीज ऑफ कंपनी etc. that determines the amount of wages to be disbursed among the workers. It means that a firm can adopt either of the wage methods depending on the nature of a job and the worker's contribution towards the accomplishment of a work. तो इन्होंने जो अपने व्यूज़ प्रोवाइड किए इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जब कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करता है तो उस वेजेस को किस लेवल पर पे किया जाना चाहिए ये डिपेंड करता है ऑन अ वेरियस फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या है, जैसे कि वर्कर्स के रिगार्डिंग एम्प्लॉय का कंसर्न क्या है, एम्प्लॉयर वर्कर्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उनकी सर्विसेज को किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, या फिर यूनियन की स्ट्रेंथ क्या है, यानी यूनियन से मतलब लेबर यूनियन की बात चल रही है, लेबर यूनियन की स्ट्रेंथ क्या है, या फिर कंपनी का साइज क्या है, उसकी प्रेस्टीज क्या है, यानी कि उसकी गुडविल वैल्यू क्या है। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स और भी हो सकते हैं जिस पर डिपेंड करेगा कि जो एक एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी वेजेस पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक फर्म है वो वेज मेथड को अडॉप्ट कर सकती है, किसी भी वेज मेथड को अडॉप्ट कर सकती है, और ये डिपेंड करता है जॉब के नेचर पर। तो जैसा जॉब का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वेज मेथड को अडॉप्ट करते हुए एक फर्म वेजेस को डिटरमाइन करती है और एक पर्टिकुलर वर्क के रिगार्डिंग वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को अकम्प्लिशमेंट देती है ऑन द बेसिस ऑफ द वेजेस पेड टू देम। तो जैसा जॉब का नेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग वेज मेथड को अडॉप्ट करते हुए फर्म क्या करती है, अपने लेबर को वेजेस प्रोवाइड करती है। ये कहना है बिहेवियरल थ्योरीज का। ओके, थैंक यू।